डियर स्टूडेंट्स, इस बार कक्षा 11 का इंग्लिश का सिलेबस बदल दिया गया है। हमने आपके पास पहले से कुछ पाठ्यक्रम या कुछ चैप्टर भेजे थे जिसमें ग्रामर थी और कुछ चैप्टर जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ के थे, लेकिन पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। तो इसलिए अब जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नई बुक जो है वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री पर आधारित है, जिसमें लिटरेचर की जो पुस्तक है, जैसे हमारे पहले प्रोज की पुस्तक हुआ करती थी, इस तरह से अब हॉर्नबिल की पुस्तक होगी जिसमें प्रोज भी होगी और पोएट्री भी होगी। साथ में एक पार्ट और है इसमें हॉर्नबिल के अलावा, वह स्नैपशॉट्स जैसे हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री किताब है, ऐसे ही एक सप्लीमेंट्री की पुस्तक है जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आमतौर से दिए गए हैं, जिसमें हॉर्नबिल में 8 चैप्टर हैं। साथ साथ ही इनमें इतनी ही कविताएं हैं और स्नैपशॉट्स में भी 8 चैप्टर हैं। जैसे पहले शॉर्ट स्टोरी होती थी, ऐसे ही अब इसमें ये चैप्टर्स होंगे। तो आज इनका जो डिवाइडेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में आप किस तरह से तैयारी करेंगे, जिससे कि आप उसको अपने हिसाब से पढ़ करके और मेहनत के साथ में कर सकेंगे। जैसा कि इसमें रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और वो अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस वोकैबुलरी आधारित होंगे। फिर इसमें रिपोर्ट राइटिंग या एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें उसका सारांश लिखवाया जाएगा। एस्से राइटिंग 10 नंबर का होगा। लेटर, चाहे वो बिजनेस संबंधी हो या कंप्लेंट संबंधी हो या किसी एडिटर को हो, ये कुल मिलाकर 5 का होगा। इस प्रकार से राइटिंग सेक्शन अब 20 अंक का होगा, जो पहले 15 अंक का होता था। अनसीन पैसेज जो है वो 12 अंक की होगी। इसी प्रकार से जो ग्रामर सेक्शन हमारा है, ग्रामर सेक्शन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और होमोफोन्स शामिल होंगे और ये कार्य सारा 28 अंक का होगा, जिसमें ट्रांसलेशन 8 नंबर की और 20 नंबर की ग्रामर होगी। लिटरेचर जो है हमारी पुस्तक, जिसमें कई चीज़ शामिल हैं। हॉर्नबिल, तो लिटरेचर पार्ट हमारा सिर्फ 40 अंक का होगा, जो पहले 50 का होता था, अब वो 40 का होगा, जिसमें हॉर्नबिल 25 अंक की होगी, जिसमें प्रोज लॉन्ग क्वेश्चन 7 अंक का होगा और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 8 नंबर के। तो इस प्रकार से 11वीं में अब एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी और न ही कोई कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारी रीडिंग सेक्शन है, जो पुस्तक है, उसमें कोई कॉम्प्रिहेंशन आएगी। पोएट्री में भी इसी प्रकार से एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो 6 नंबर के होंगे छांटने के लिए और सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से पोएट्री हमारी 10 नंबर के लगभग होगी और सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो 15 नंबर की रखी गई है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 7 अंक का होगा और 2
शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 8 मार्क्स के होंगे। इस बार जो कुछ चैप्टर कम किए गए हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इस बार नहीं पढ़ाने हैं। वैसे तो वो केवल 30% कोर्स कम करने की वजह से कहे गए हैं, वो हम आपको नहीं भेजेंगे। बस अब हम अपना पढ़ाने का जो कार्य है, जो हॉर्नबिल हमारी है, पहले मैं उससे शुरू करता हूँ, क्योंकि ग्रामर में डॉट इन डॉट में मैंने कुछ काम पहले भेजा भी था, उसे तो मैं थोड़ा बाद में भेजूँगा, क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी काम अभी बचा हुआ है, तो इसीलिए इसको पहले पढ़ाना काम शुरू करता हूँ। और प्रोज में पहला चैप्टर हमारा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये खुशवंत सिंह जो बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं, तो उन्होंने ये पैराग्राफ क्या ये चैप्टर लिखा हुआ है, एक महिला का पोर्ट्रेट। तो आप भी देखिए। हाँ, ये बात मैं जरूर बताना चाहूँगा एक बार कि इस बार NCERT आधारित जो पुस्तक हमने रखी है वह एक्टिव इंग्लिश हमने रखी है, जो चित्रा प्रकाशन की है। तो आप जब पुस्तक परचेज करें तो एक्टिव इंग्लिश ही परचेज करें। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि पुस्तक जरूर NCERT CBSE की है, लेकिन पेपर का पैटर्न जो है वो UP बोर्ड का है, तो इसलिए आप 100% जो है वो CBSE का पैटर्न फॉलो ना करें। पेपर का पैटर्न जो है आप वही अपनाएं जो कि हमारे यहाँ UP बोर्ड ने अप्लाई किया है। तो इसी बात ध्यान में रखते हुए मैं आपको पहले पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का पार्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें कि पार्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन जो उसका पेपर में पूछा ढंग है, उसके क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको भेजे जाएंगे जो व्हाट्सएप पर आपको उपलब्ध होंगे। इसलिए पिछला जो कार्य है वो अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी यहीं से जो पिछली हमारी कॉपी है उसी कॉपी का इस्तेमाल करते हुए या तो पेज निकाल दें या उनको चिपका दें या पिनअप कर दें, उसे अगली उसी बुक में अपना काम कर लें। अलग से कोई कॉपी ना लगावें, सिर्फ ग्रामर की कॉपी है वो अलग लगानी है, और इसकी कॉपी जो है बाकी सारा काम एक ही में करना है। ये नहीं है कि प्रोज का है या पोइट्री का है या सप्लीमेंट्री रीडर का है, तो उसे सबको एक में ही करें, क्योंकि वो सारा एक ही में ही आएगा। तो अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। माई ग्रांट मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांट मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ भी प्रत्येक दूसरी दादी माँ की तरह से एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जहाँ तक कि मैं उनको जानता हूँ, पिछले 20 वर्षों से वह वृद्ध और झुर्रीदार महिला के रूप में, मैं उनको पिछले 20 वर्षों से एक वृद्ध और झुर्रीदार महिला के तौर पर जानता हूँ। People said that she had once been young. लोग कहते हैं कि she had once been young, कि वह कभी युवा थी, and pretty और आकर्षक थी, and had even had a husband, और उसका भी कभी एक पति होता था। But that was hard to believe. लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा का या बाबा का चित्र हमारे जो ड्राइंग रूम है या हमारे ड्राइंग रूम का जो भाग है उसमें अंगीठी के जो कानस है उसके ऊपर मेरे दादा का फोटो है। He wore a big turban
एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वे एक बहुत बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। वो अपने दादा के बारे में बताता है कि वे दादा ऐसे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। वे एक लंबे सफ़ेद दाढ़ी वाले, अपने छाती के बहुत अच्छे भाग को या सुंदर भाग को अच्छे प्रकार से ढके हुए और कम से कम 100 वर्ष की उम्र के दिखाई देते थे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। वे ऐसे दिखाई नहीं देते थे या इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandson। वह तो ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे उनके बहुत ज़्यादा पोते और पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty। इसीलिए ये कहना कि मेरी दादी माँ युवा और आकर्षक थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार काफ़ी हद तक विचलित कर देने वाला था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। जब वह उन्हें अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वीट एब्जर्ड एंड डिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ऐसा प्रतीत होता था वह पूर्ण रूप से जैसा भद्दापन हो और एक असम्मानित भाग हो, और हम ऐसा प्रतीत होता था कि उसके वो खेल जो खेला करती थी हमें उनके बारे में बताया करती थी कि वो किसी पैगंबरों की कहानियाँ हों। मैं एक बार इसकी हिंदी रिपीट कर देता हूँ। मेरी दादी माँ दूसरी बूढ़ी औरत की तरह से या दूसरी दादी माँओं की तरह से एक बूढ़ी महिला थी। जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ वह झुर्रीदार चेहरे वाली बूढ़ी महिला थी। लोग कहते हैं कि वह कभी युवा और आकर्षक थी, उसका कभी एक पति होता था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। मेरे दादाजी का फ़ोटो हमारे ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर कार्निश पर टंगा हुआ है। वे एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकांश भाग ढका हुआ है और वो कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इस प्रकार के व्यक्ति हों कि जिनकी कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे हों। ऐसा लगता है कि उनके तो बहुत ज़्यादा ही पोते और पोतियाँ हों। इसीलिए मेरी दादी माँ कभी युवा और आकर्षक रही हो, ये विचार भी मुझे या अधिकांशतः विचलित कर देने वाला था। वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती जो बचपन में एक बच्चे के रूप में खेला करती थी, और यह पूर्ण रूप से एक बहुत ही भद्दापन और असम्मानित महसूस होता था। और हम भी उनके जो हम बताया करती थी उनको एक पैगंबरों की कहानी के रूप में व्यवहार में लाते थे या समझते थे।
She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा ही छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पर आर पार होते हुए या उधर से उधर तक मानो फैली हुई झुर्रियाँ थी या अनंत प्रकार से झुर्रियाँ थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, हम तो केवल यही मान सकते हैं कि हमने हमेशा उसको एक बुढ़िया के तौर पर ही देखा है. सो ट्रिवली ओल्ड, वह इतनी बुढ़िया, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लगता था जैसा वह पिछले 20 सालों से उसकी उम्र ठहरी हुई हो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और ये कहा ही नहीं जा सकता कि वह कभी बहुत आकर्षक रही हो. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर अवश्य थी. शी हॉब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stop, and to other telling the beads of her rosary. He hovered about the house in the spotless white. वह बिल्कुल निर्दोष श्वेत रंग के कपड़े घर में पहने हुए और लंगड़ाते हुए अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे हुए और दूसरे में जप करने वाली माला के मोतियों को जपते हुए घूमती रहती थी. हर सिल्वर लॉक वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल फेस, puckered face, and her lips constantly moved in unaudible prayer. उसके चांदी के समान सफ़ेद बालों का गुच्छा उलझा हुआ उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर पड़ा रहता था या लटकता रहता था, और उसके होठ किसी को सुनाई न देने वाले प्रार्थना पर हमेशा ही हिलते रहते थे. यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. हाँ, वह सर्दी में बर्फ़ से ढके हुए उस भूभाग की तरह एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्टेनिटी बिल्डिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वह मानव विस्तृत उस भूखंड की तरह से बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद चलती फिरती शांति और संतुष्टि का एक प्रतीक थी. इसकी हिंदी में एक बार बता देता हूँ. और वह हमेशा ही छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. उसके चेहरे पर अनंत रूप से प्रत्येक स्थान पर फैली हुई झुर्रियाँ थी. कोई भी निश्चित रूप से, मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि मैं उसके बूढ़ी के तौर पर ही जानता रहा. वह इतनी बूढ़ी थी कि वह इससे बूढ़ी और नहीं हो सकती थी. ऐसा लगता है कि जैसे 20 वर्षों से उसकी उम्र वहीं पर ही ठहरी हुई हो. वह कभी इतनी सुंदर नहीं रही होगी, लेकिन वह इतना आकर्षक तो नहीं रही होगी, लेकिन हमेशा सुंदर ज़रूर थी. वह घर में लंगड़ाती हुई श्वेत रंग के, जिस पर किसी पर धब्बा ना हो, ऐसे वस्त्र पहने हुए लंगड़ाते हुए घर में अपना एक हाथ अपनी कमर पर संतुलन बनाए रखने के लिए और दूसरे हाथ में जप के लिए माला के मोतियों को गिनते हुए या माला के मोती रटते हुए घूमती रहती थी. उसके चांदी के समान उसका वह बालों का गुच्छा उसके पीले
और झुर्रीदार चेहरे पर उलझा हुआ सा पड़ा रहता था। उसके होठ जो दूसरे को सुनाने देने वाले ऐसी प्रार्थना से लगातार हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह तो उस सर्दी में पर्वत पर एक भूपृष्ठ की तरह से मानो एक शुद्ध श्वेत सांस चलती फिरती शांति और संतुष्टि का प्रतीक थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। हम नियमित रूप से इकट्ठा रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे प्रातःकाल जगा देती और स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। वह रोजाना प्रातःकाल एक निरस्य गाने के रूप में वह प्रार्थना किया करती। वाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप। जब वह स्नान कराती और मुझे वस्त्र पहनाती, इन द होप, इस उम्मीद के साथ में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं भी उसको सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और वह मुझे ज़बानी याद हो जाए। आई लिसनर, मैं उसे सुना करता, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे वह आवाज़ बड़ी अच्छी लगती। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे याद करने की जहमत नहीं उठाई। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फिर वह मेरे लिए लकड़ी की स्लेट अर्थात तख्ती इसको कहते हैं, वो लाती। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद ए येलो चॉक, और वह उसको पहले से धोती और फिर पीली चौक से उसको पोत देती। अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह मेरे लिए एक लकड़ी की तख्ती लेकर के आती जिसे वो हमेशा पोतती और फिर उसे गंजनी से पहले धोती और फिर गंजनी से उसको पोत दिया करती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की दावत होती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम होता। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, वह उन सबको एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और फिर मेरे हाथ में उनको दे दिया करती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाटी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसके बाद नाश्ते के रूप में वह एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर जिसके ऊपर होती, नाश्ते के रूप में देती। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ में बहुत सी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। इसकी हिंदी देखिए आप एक बार। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए जब वे रहने के लिए शहर चले गए, और तब हम लगातार इकट्ठे रहे। वह मुझे प्रातःकाल जगाती और फिर स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह कहती, वह रोज़ाना प्रातःकाल एक निरस्सी आवाज़ में एक गीत गुनगुना करती, और जब मुझे वह स्नान कराती और मुझे कपड़े पहनाती, इस आशा के साथ में कि मैं भी उसको सुन लूं, और वह ये जानते हुए कि मैं उसे ज़बानी याद कर लूं। मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी।
लेकिन मैंने कभी भी उन्हें सीखने का प्रयास या याद करने का प्रयास नहीं किया। जब वह मेरे लिए एक तख्ती लाती जिसे पहले से धोती और फिर गंजनी से उसको पोत दिया करती थी। एक छोटी सी मिट्टी की दावात होती और जिसमें एक लाल कलम होता। वह उन सब को एक छोटे से बंडल में बांध दिया करती और मुझे दे दिया करती। ब्रेकफास्ट के तौर पर एक मोटी सी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर फैली हुई होती। हम स्कूल जाते वह अनेक बासी रोटियां अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। तो इस प्रकार से आज हमने इसके 3 पैराग्राफ जो हैं वो किए हैं। बाकी कार्य जो है इसका आगे आएगा। हाँ, इसका लिखित वर्क जो है आज थोड़ा सा आपको ज़रूर भेजा जाएगा जिससे आप नोट कर लें। पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज है, आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। अन्यत्र जो है अपनी शक्ति को यूज नहीं करना है, जैसे कि आप इधर उधर ढूंढते फिरें क्या करना है क्या नहीं करना है। केवल उसी हिसाब से तैयारी करें जिस हिसाब से मैं आपके पास में काम भेज रहा हूँ। थैंक यू।